नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी के मुस्लिमों को लेकर दिए गए एक बयान के मामले में काफ़ी विवाद हो रहा है। लेकिन इस विवाद के पीछे की कहानी समझेंगे तो आप ही दांतों तले उंगली दबा लेंगे। चलिए इस विवाद से संबंधित पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वो बयान सुन लेते हैं जिसे लेकर पीएम मोदी का ये बयान आया है, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा में ठन गई है। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इन बयानों के गहरे मायने समझने हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। 1992 में बाबरी को गिराया जाता है। उसके बाद 1996-1998 में अटल जी देश के पीएम रहते हैं और इसी दौरान संयुक्त मोर्चा की सरकार में एच.डी. देवगौड़ा और उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल भी पीएम बनते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1999 यानी कि बाबरी को गिराने के बाद बीजेपी ही सत्ता में दिखती है। कांग्रेस की सरकार तो आती है, लेकिन बाबरी की घटना के बाद उसकी स्थिति काफ़ी खराब होने लगती है। जब कांग्रेस की अगुवाई में 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार बनी तो इसमें 15 से ज़्यादा दल शामिल थे। कांग्रेस 145 सीटों के साथ 2004 में सत्ता में वापसी करती है, लेकिन ये बात पुख्ता हो गई कि कांग्रेस का जनाधार इतना नहीं कि निकट भविष्य में अकेले दम पर वो सरकार बनाने में सक्षम हो सके। कांग्रेस को कुल मतों का लगभग 26% प्राप्त हुआ, वहीं क्षेत्रीय दलों को सबसे ज़्यादा लगभग 29% मत मिले। कांग्रेस को अपनी राजनीतिक स्थिति बाबरी विध्वंस के बाद पता थी और वह उसमें और गिरावट नहीं चाहती थी। 2004 में मनमोहन सिंह देश के पीएम बनते हैं। कांग्रेस सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन चुनावी विश्लेषण के नज़रिए से देखा जाए तो वह यूपी बिहार जैसे राज्यों में बहुत कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाती है, जबकि इन्हीं राज्यों में मायावती की बीएसपी, मुलायम की सपा, लालू की राजद मजबूत स्थिति में होते हैं। अब आ जाते हैं उस स्थिति पर जिसके कारण कांग्रेस की स्थिति इन राज्यों में काफ़ी कमज़ोर थी। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी को ढहाया जा चुका था और बाबरी के गिरने के कारण मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कल्याण सिंह का शासन था, लेकिन मुसलमान भाजपा के कोर वोटर कभी नहीं थे, इसलिए भाजपा को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब कांग्रेस को ज़रूरत थी किसी भी तरह से अपने मुस्लिम वोटर्स को रोकने की और वो इसमें पूरी तैयारी के साथ लग गई। बाबरी की बरसी के 3 दिन बाद यानी 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी में अपने भाषण में कहते हैं कि समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही पीएम ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। विवाद उनके इसी बयान के बाद शुरू हो गया और इसी को समझे जाने की ज़रूरत है कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं और क्या यह बयान यूं ही दिया गया था या फिर बहुत सोच समझ कर दिया गया। इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी, जिसमें इस बात की भरसक कोशिश की गई कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को भी घुसाया जाए, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग कर दिया जाए, धर्म परिवर्तन करने पर भी एससी का दर्जा सुरक्षित रहे, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए। बिहार यूपी में कांग्रेस की सीटें कम रहीं, लेकिन इन्हीं राज्यों में बीएसपी को 19, सपा को 36, राजद को 24 और जदयू को 8 सीटें मिली। अब इस बात को समझना होगा कि आखिर बिहार और यूपी में कांग्रेस नहीं आई तो ये कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान था। बिहार में 40 और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी सिर्फ 2 राज्यों को मिलाकर
120 लोकसभा सीटें। तो कांग्रेस की चिंता लाजमी तो है ही, और ये चिंता इसलिए भी लाजमी है कि ये सीटें बीजेपी को नहीं गईं, बल्कि सपा, बसपा, राजद और जदयू को गईं। मतलब वोटों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर तो थी, लेकिन मुस्लिम वोटों के छिटकने के नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा नहीं बल्कि यही पार्टियां थीं। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये दल ही थे, क्योंकि कांग्रेस ये मांग कर चल रही थी कि उसके सांसद इन्हीं दलों में चले गए हैं। जो कांग्रेस आज भाजपा पर आरोप लगाती है कि वो ईडी या सीबीआई को विभिन्न दलों के नेताओं के पीछे लगा रखी है, राजनीतिक बदला ले रही है, वही कांग्रेस अब धीरे धीरे इन दलों को निशाने पर ले रही थी। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस शुरू किया गया, मायावती भी नहीं बच पाई और उनके खिलाफ ताज कॉरिडोर और पार्क से संबंधित जांच शुरू हुई। लालू का मंत्री पद छिन गया, जांच में तेजी आई। बाद में उन्हीं फैसलों में ये सामने आया कि लालू कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब जिन जिन पार्टियों ने कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान पहुंचाया था या कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स को लेकर नुकसान पहुंचाए थे, कांग्रेस ने उन्हें नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और कांग्रेस ने ये राजनीतिक एक्शन क्यों लिया? क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपना पुराना जनाधार वापस पाए, और उसके लिए ज़रूरी था कि मुस्लिम वोटर्स पार्टी के गले लग जाए। कांग्रेस के राजनीतिक एक्शन ही काफ़ी नहीं थे, उसने मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लेने की कोशिश की जिससे पूरा देश स्तब्ध था। अक्टूबर 2004 में कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्र कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 2007 में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति की लिस्ट को ओपन करके उसमें मुस्लिमों को शामिल करो। रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता सांसद रंगनाथ मिश्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये भी सिफारिश की गई कि कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो भी उसका एससी दर्जा बना रहे। रंगनाथ मिश्रा धर्मांतरण का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की सह उनको हासिल थी। मनमोहन सिंह 3 नवंबर 2006 को मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की चर्चा छेड़ चुके थे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस द्वारा गठित इस आयोग में ओबीसी के 27% से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी की गई थी। इसके बाद 9 मार्च 2005 को मनमोहन सरकार सच्चर कमेटी का गठन करती है। मनमोहन सरकार के इस कमेटी का गठन इसलिए किया कि मुस्लिमों की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके। 7 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। मुस्लिम आरक्षण के लिए चौतरफा माहौल बनाया जा रहा था। इसका सीधा नुकसान देश के सबसे वंचित एससी, एसटी और ओबीसी को होना था। हालांकि उनके विरोध के कारण ये हो नहीं पाया। इसके पहले 3 नवंबर को अल्पसंख्यक आयोग की बैठक होती है। मनमोहन बैठक में शामिल होते हैं और उसी बैठक में वे कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को हिस्सा देना चाहिए, आरक्षण की बात करते हैं। बैठक में मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के अल्पसंख्यकों को संवैधानिक दर्जा देंगे। और इन सब के महज 1 महीने बाद यानी दिसंबर में मनमोहन का ये बयान आ जाता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक खास समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने इस तरह के बयान दिए। नरेंद्र मोदी हों या मनमोहन सिंह, भाजपा हो या कांग्रेस, इसका सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन नफरत के बीज बो रहा है और कौन किस खास समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने के खास मकसद से एजेंडा सेट कर रहा है। लेकिन जनता काफ़ी समझदार है, उसे पता है कि देश के लिए, विकास के लिए किसे वोट करना है और किसे नहीं। लेकिन जब देश के 2 पीएम इस मुद्दे पर बोल रहे हैं तो एक बार तो सोचना ही चाहिए कि क्या मुसलमान इतने कमज़ोर हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी कहाँ जाएंगे। सवाल ये भी है कि जब एक कौम अलग देश मांगता है और उसे अलग देश मिल जाता है तो फिर उस कौम को पिछड़ी कैटेगरी में कैसे गिना जाए, और क्या वो कौम इतना कमज़ोर है। सवाल ये भी है कि सैकड़ों वर्षों तक मुसलमानों का देश में शासन रहा तो मुसलमान ऐतिहासिक रूप से पिछड़े कैसे हैं। अगर अभी भी जिन्हें कोई कन्फ्यूजन है तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को पढ़ना चाहिए। शायद समझ में आ जाए कि मुसलमानों के मसले पर किसने राजनीति की, मनमोहन या मोदी, कांग्रेस या भाजपा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।